तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कातलन फिल्म की कहानी को। तो दोस्तों कातलन फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 में, जहाँ पर केरला का एक गांव होता है जिसका नाम होता है अनाकोली। और यहीं से कहानी की भी शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले इस जगह पर हाथियों का ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो जंगल के हाथी इस गाँव पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ खेती बर्बाद होना या घर तोड़ना ही नहीं, बल्कि लोगों को भी जान से मारना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक लोग मरते जाते हैं। और इसी वजह से 100 से भी ज्यादा लोगों में ज्यादातर लोग ये गांव छोड़कर ही चले जाते हैं। बस गिनती की कुछ फैमिलीज ही वहां पर रह जाती है दोस्तों। और जब इन लोगों को लगता है कि अब बचना मुश्किल है, तब वो मदद के लिए मरी नाम के एक आदमी के पास चले जाते हैं। मरी को पता चलता है कि अनाकोली में बहुत सारे हाथी रहते हैं और अगर उन्हें मार के उनके दांत आइवरो निकाल दिए जाएं तो बहुत ज्यादा बड़ा पैसा भी मिल सकता है। इसी लालच में मारी अनाकोली आ जाता है और वहां आके सबसे पहले वो एक खूंखार हाथी को पकड़ लेता है जिसने गांव वालों को डरा कर रखा था। और उस हाथी को बांधने के बाद उसे गोली मारकर वहीं पर उसे जान से मार देता है। यहीं पर उसके दांत भी वो काट लेता है और यहीं से असली चेहरा सामने आने लग जाता है। और जिन लोगों ने उसे यहाँ पर बुलाया था उन्हीं को वो पकड़ के वहीं पर मार डालता है दोस्तों, और उनकी लाशों को भी वहीं पर जला देता है और पूरा एरिया अपने कंट्रोल में ले लेता है। और अब मरी के दिमाग में एक बड़ा प्लान आता है, जहाँ पर अकेला हाथी शिकार करने के बजाय एक बड़ा गैंग बनाया जाए। इसीलिए तमिलनाडु और केरला के अलग अलग जगहों से मारी बहुत सारे शिकारी यानी हंटर्स को अनाकोली ले आता है, जहाँ पर टोटल 45 शिकारी अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। और दिन में वो जंगल में जाते हैं और जितने भी हाथी मिलते हैं उन्हें वो मार डालते हैं और उनके दांतों को निकाल कर बाकी की बॉडी को जला दिया जाता है। और ऐसा धीरे धीरे करके आइवरी का काफी सारा ढेर जमा होने लगता है। लेकिन ये दांत लोकल मार्केट में नहीं बिकते, बल्कि रामेश्वरम के रास्ते जफना यानी श्रीलंका को भेजे जाता है। और यहीं से मारी की असली तरक्की शुरू होने लगती है और यहीं पर स्मगलिंग से मिलने वाले पैसे की बातें होने लगती है। और कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन मारी किसी को भी नहीं छोड़ता। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता। और इसी तरह से गैंग में मारी का कंट्रोल भी बढ़ता जाता है और एक छोटे शिकारी से वो पूरे स्मगलिंग नेटवर्क का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है दोस्तों, जहाँ पर कार्टेल का हेड खुद मारी ही बन जाता है। और सालों गुजरने के बाद ये कार्टेल एक बहुत बड़े नेटवर्क को बना चुके होते हैं। और एक दिन हमें दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टैनी और अली एक ट्रक भर के आइवरी लेकर निकलते हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट को पार करके थैनी के रास्ते रामेश्वरम जाना होता है। यहीं पर चेक पोस्ट पर पैसे देकर सब कुछ सेट कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ी दूर बाद उन्हें पता चलता है कि पुलिस उनका पीछा कर रही होती है और ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं बचता। इसलिए आइवरी से भरा ट्रक वहीं पर छोड़कर दोनों भाग जाते हैं और पीछे आई पुलिस वो लोड जब्त कर लेती है। और नए नवेले एसपी नेल्सन नाडर ने इस ऑपरेशन को लीड किया होता है और अपना कीमती माल पुलिस के हाथ जाने से मारी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो गुस्से में आकर स्टैनी को पकड़ के किसी टूल से बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटने लग जाता है। और फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं होता और आखिर में वो गांव की एक लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा भयानक जुल्म करता है। और ये देखकर गांव वाले कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मारी के खिलाफ आवाज उठाई गई तो जान भी जा सकती है। और अगले दिन कार्टेल की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी होती है, जहाँ पर मरी को बताते हैं कि नए एसपी के आने से उनके बहुत से लोड्स पुलिस पकड़ रही होती है और टाइम पर शिपमेंट नहीं पहुंच पा रही होती। और इसी बीच श्रीलंका का बड़ा कस्टमर जिसका नाम कबराल होता है, उसका मैसेज आता है और इस बार का शिपमेंट किसी भी हाल में टाइम पर रामेश्वरम पहुंच जाना चाहिए। वो इस तरह की उसे धमकी भी दे देता है, वरना वो किसी और से माल लेना शुरू कर देगा। ये मारी के लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी होती है दोस्तों, क्योंकि कबराल जैसा कस्टमर खोना उसकी पूरी पोजीशन को खतरे में डाल सकता है। और यहीं पर पता चलता है कि कार्टेल से निकाले गए एडी का जीजा नया एसपी साइमन नाडर है और एडी का नए फॉरेस्ट मिनिस्टर से भी क्लोज रिलेशन होता है। और यहीं पर वो समझ आता है कि नए एसपी की नियुक्ति कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि उसके कार्टेल को छीनने की पहली चाल होती है। लेकिन मारी इतनी आसानी से हार मारने वाला आदमी नहीं होता और इस बार वो खुद शिपमेंट लेकर रामेश्वरम जाने का फैसला कर लेता है। और रास्ते में नेल्सन और उसकी टीम पहले से ही बैरिकेड लगाकर वेट कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई इस तरह की स्मगलिंग हो रही होगी। यहीं पर मारी गाड़ी बैरिकेड में घुसा देता है और तोड़कर आगे निकल जाता है और उसके बाद नेल्सन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त एडी और उसका भाई
रॉबी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी पर गोली चलाना शुरू करते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मारी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडी के आदमी उसे वहीं पर झपट लेते हैं। और एडी के पीछे की एक पुरानी कहानी भी होती है दोस्तों, क्योंकि उसके पिता जोसेफ इसी जंगल को कंट्रोल करने के लिए आए थे, लेकिन एक खूंखार हाथी ने एडी के सामने ही उन्हें मार डाला था। और अपने पिता के सपने को पूरा करना, कार्टेल पर कब्जा करना, यही एडी का एक मकसद होता है। और अब मारी उसके हाथ लगता है तो एडी उसे बहुत ज्यादा जुल्म से पीटना शुरू कर देता है, लेकिन मारी किसी न किसी तरह बचकर वहां से अनाकोली पहुंच जाता है और वो बच तो जाता है, लेकिन पूरा शिपमेंट एडी के हाथ लग चुका होता है। और मिनिस्टर के कहने पर ये जब्त किया हुआ माल गुजरात भेजने का फैसला लिया जाता है और कहा जाता है कि एक स्पेशल गाड़ी और ड्राइवर गुजरात से आएंगे और आइवरी उसमें लोड होगी और साथ में 2 एस्कॉर्ट व्हीकल्स भी आएंगे। और अगर ये ऑपरेशन सफल होता है तो मारी का पूरा कार्टेल भी उनके हाथ लग जाएगा और कब्राल से उसके सारे डील्स भी खत्म हो सकते हैं। ये प्लान मारी को भी पता चल जाता है और अपना माल वापस लेने के लिए वो जॉर्ज नाम के आदमी से मदद मांगना शुरू कर देता है। यहीं पर जॉर्ज अपने भरोसेमंद और माहिर फाइटर जिसका नाम एंटनी होता है उसका नाम सजेस्ट कर देता है। यहीं पर एंटनी गुजरात से आए ड्राइवर का भेस बदल के एडी को गोडाउन पर पहुंचा देता है और आइवरी का लोड गाड़ी में रख दिया जाता है और आगे पीछे एस्कॉर्ट व्हीकल्स के साथ सब निकलते हैं और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। और जब वो एक टनल से गुजरते हैं तभी एंटनी का मौका आ जाता है, जहाँ पर वो एस्कॉर्ट वालों की नजर से बचते हुए वो असली लोड वाली गाड़ी को दूसरी गाड़ी की तरफ मोड़ देता है और एक डमी लोड वाली गाड़ी को असली गाड़ी की जगह शफल करके एस्कॉर्ट के सामने आ जाता है। यहीं पर एस्कॉर्ट टीम को बहुत देर बाद पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और तब तक एंटनी असली आइवरी के साथ बहुत दूर निकल चुका होता है। ये कहानी का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी होता है दोस्तों। यहीं पर इस ऑपरेशन की सफलता से मारी और उसके लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि रामेश्वरम में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होता है थैनी वाला और वो नेल्सन की निगरानी में ही होता है। इसीलिए मारी एंटनी को अनाकोली बुलाता है और वहाँ पर अली और गांव वाले एंटनी को मारी की असलियत के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे मारी सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने ही लोगों को मार देता है और सालों से उन गांव वालों ने इतना ज्यादा जुल्म सहा है, उनकी कोई सुनने वाला है ही नहीं और अब वो और भी ज्यादा सह नहीं सकते। वो एंटनी से कहते हैं कि वो उनके साथ खड़ा रहे। अली ये भी कहता है कि एंटनी यहाँ पर बिना वजह से नहीं आया, उसका कोई खास मकसद है, लेकिन वो मकसद क्या है ये अभी भी नहीं बताया जाता। और यहीं पर मारी एंटनी को बताता है कि एडी एसपी नेल्सन और मिनिस्टर की मदद से उसका कार्टेल छीनने की कोशिश कर रहा है और उसका अगला शिपमेंट किसी न किसी तरह रामेश्वरम नहीं पहुंचा तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो सकता है। इसीलिए उसे एंटनी की मदद चाहिए होती है और एंटनी मान जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनिस्टर कब्राल से बात कर रहा होता है और कहता है कि अगर अगला शिपमेंट सफल होता है तो पूरा कार्टेल उनके हाथ आ जाएगा। और अगले ही दिन एंटनी, अली और स्टैनली शिपमेंट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एसपी नेल्सन उन्हें रोक लेता है और यहीं पर गाड़ी चेक करने पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो भी एक डमी व्हीकल होती है दोस्तों। इनके साथ काफी ज्यादा गेम हो रहा होता है और इसी सीन के बाद नेल्सन एंटनी को साफ साफ कह देता है कि वो किसी भी हाल में उसकी नजर से बचाकर कोई भी लोड थैनी से रामेश्वरम नहीं जाने देगा। यहीं पर एंटनी इसे चैलेंज की तरह ले लेता है और कहता है कि वो गाड़ी में माल जरूर पहुंचाएगा। इसके बाद एंटनी के लोग एडी की गाड़ी और लोड जला देते हैं, इसीलिए एडी भी टाइम पर शिपमेंट नहीं पहुंचा पाता और एंटनी मारी से वादा करता है कि 5 दिन के अंदर अंदर ये लोड जाफना पहुंच जाएगा। और अपने शिपमेंट को जलता देख गुस्से में रॉबी एंटनी पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन एडी उसे रोकता है क्योंकि अभी एंटनी को मारने का सही वक्त नहीं आता और सही वक्त आने पर मारी और एंटनी दोनों को एक साथ ही खत्म कर सकते हैं। ये भी प्लान किया जाता है और ये एडी सोचता है। यहीं पर मारी को 5 दिन का वेट करने का सब्र नहीं होता, इसलिए वो एक ऐसा तरीका सोचता है कि जिसकी वजह से पुलिस शक करेगी नहीं, क्योंकि रामेश्वरम से मुन्नार आ रही एक बस एक्सीडेंट में 27 लोग मर चुके होते हैं और उनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए पास के हॉस्पिटल में आ जाती हैं। और मारी का प्लान होता है कि आइवरी को इन लाशों के अंदर छुपा के रामेश्वरम भेजना है और एंटनी और उसकी टीम एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ भेस बदल कर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक MLA भी उनकी मदद कर रहा होता है और उसकी मदद से आइवरी चुपके से मोर्तुएरी में ले जाया जाता है और लाशों के अंदर छुपा दिया जाता है और बाहर से देखने पर सिर्फ नॉर्मल एक्सीडेंट वाली लाशें ही लग रही होती है, लेकिन अंदर करोड़ों की स्मगलिंग आइवरी छुपी हुई होती है दोस्तों। और यहीं पर लाशों को एम्बुलेंस में रखकर वो लोग रामेश्वरम की ओर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में नेल्सन और पुलिस उन्हें फिर से रोक देते हैं। इस बार चीजें ज्यादा सीरियस होती हैं क्योंकि हर एम्बुलेंस डिटेल में चेक होती है दोस्तों और ये न्यूज टीवी पर लाइव भी दिखाई जाने लगती है। यहीं पर बहुत ज्यादा चेक करने पर भी पुलिस को कुछ देखने को नहीं मिलता। तभी नेल्सन
नेल्सन को शक होता है कि अगर गाड़ी में आइवरी नहीं है तो शायद लाशों के अंदर हो सकती है। वो लाशों को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और एम्बुलेंस ड्राइवर के भेस में जो भी इंसान प्रेजेंट थे यानी एंथनी समेत सारे बंदों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और टीवी पर ये सब देखकर मारी को समझ आ जाता है कि उसका प्लान फिर से फेल हो चुका है और अब अगर पुलिस उसके लोगों से पूछताछ करे तो इन्वेस्टिगेशन उसके पास तक पहुंच सकती है। इसलिए वो अपने एम्बुलेंस ड्राइवर बनाए लोगों को खत्म करने के लिए मदुराई हॉस्पिटल में आदमी भेज देता है। लेकिन जब दोबारा पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर्स मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि लाशों में कोई आइवरी मिला ही नहीं। ये सुन के मारी के भेजे लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि वह मारने की जरूरत होती नहीं। इसी वक्त एंटनी सीधा एसपी नेल्सन के पास जाके उसे चैलेंज करना शुरू करता है कि कल इसी टाइम और इसी रूट पर फिर से आइवरी स्मगल करूंगा और रोक सको तो रोक लेना। और ये पूरी पोस्टमार्टम वाली न्यूज और स्कैंडल इतनी बड़ी न्यूज बन जाती है कि मिनिस्टर को इस्तीफा भी देना पड़ता है और नेल्सन का भी पनिशमेंट ट्रांसफर हो जाता है। और अगले दिन लाशों को रामेश्वरम ले जाने के बहाने फिर से शिपमेंट को निकाला जाता है और इस बार आइवरी लाशों के अंदर नहीं बल्कि जिस फ्रीजर में लाशें रखी हुई होती है उसके नीचे छुपाई जाती है। और नेल्सन की आंखों के सामने से ही एंटनी आइवरी लेकर रामेश्वरम पहुंच जाता है और सफलतापूर्वक काबरल के लोगों को मार दे देता है। और वापस आते वक्त ही रॉबी और उसके लोग एंटनी अली स्टैनली की गाड़ी पर अटैक करते हैं और गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर पलट जाती है और एंटनी बाहर निकल के अकेला ही रॉबी के सभी लोगों को हराता है और आखिर में रॉबी को गोली मार देता है। और रॉबी और उसके गैंग की लाशें लेकर वो एडी के घर पर पहुंच जाता है और अपने अकेले भाई रॉबी की मौत का बदला लेने की कसम एडी खा लेता है और जब तक एंटनी को मार ना दे तब तक रॉबी की बॉडी दफन नहीं करेगा। इस तरह की बातें कह देता है और इसी वक्त एंटनी को एक चीज समझ आ जाती है जहाँ पर उसे समझ आता है कि नेल्सन को हर बार उसकी चाल पहले से ही पता थी। और शक होने पर वो स्टैनली का फोन चेक करता है और पता चलता है कि स्टैनली ही गद्दार निकलता है जो मरी की हर चाल एडी के गैंग तक पहुंचाता था। और पकड़ जाने पर स्टैनली भागने की पूरी कोशिश करता है और एंटनी पर अटैक भी करता है लेकिन एंटनी के हाथों वो मारा जाता है दोस्तों। और अपने ही कार्टेल में एडी के लिए काम करने वाले गद्दार को खत्म करके मारी कार्टेल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपना खो चुका हुआ साम्राज्य वापस मिलने की खुशी में मारी और उसके लोग जश्न मनाना शुरू करते हैं। और अगले ही दिन अली और उसकी टीम सामान लेने के लिए वापस टाउन चले जाते हैं और अली की बेटी जन्म से ही चल नहीं पाती थी इसीलिए वो उसके लिए व्हीलचेयर खरीद देते हैं। और सब सामान लेकर वापस आते वक्त अचानक एक ट्रक उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है और उनकी भीड़ में ही घुस जाता है और कई लोग घायल भी हो जाते हैं और व्हीलचेयर पर बैठी अली की बेटी भी इस एक्सीडेंट में आ जाती है। दोस्तों ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एडीटी के भेजे हुए आदमी ने रॉबी की मौत का बदला लेने के लिए जानबूझ के अली को मारने की कोशिश की थी लेकिन उसकी चपेट में बहुत सारे बेकसूर गरीब लोग आ गए थे और घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है और तुरंत सर्जरी भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और एंटनी और उसकी टीम हॉस्पिटल पर पहुंचकर ये सब देखने आते हैं। और एंटनी पहले जो पैसा मुमकिन होता है वो भर देता है और अली से वादा करता है कि बाकी पैसे भी किसी न किसी तरह से अरेंज कर दिए जाएंगे और वो मारी से पैसे मांगने का फैसला ले लेता है। और यहीं पर एंटनी और अली मारी के पास जाकर सबके इलाज के लिए 20 लाख रुपए मांगना शुरू कर देते हैं लेकिन मारी इतना पैसा देने से साफ इनकार कर देता है और वो सिर्फ कुछ हजार रुपए देकर कहता है कि इसमें जो इलाज हो सके वो करवा लो, बाकी मैं नहीं दे सकता। यहीं पर मारी के इस बेशर्म और बेरहम रवैये को देखकर अली उस पैसे को लेने से भी इनकार कर देता है और नोट मारी के सामने ही फेंक देता है। इसी गुस्से में मारी का एक आदमी अली को मारने के लिए आ जाता है लेकिन एंटनी उसे वहीं पर पीट देता है और ये देखकर गुस्से में मारी एंटनी को वहां से चले जाने को कह देता है और ये भी बताता है कि नया एसपी अब उसके कंट्रोल में होता है इसीलिए शिपमेंट को लेकर अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मारी से पैसा नहीं मिलेगा। ये समझकर अली और एंटनी वापस चले जाते हैं और अली की बेटी और बाकी लोगों के इलाज के लिए पैसा किसी तरह चाहिए होता है। तभी एंटनी दूसरा रास्ता बताता है जिसमें एक हाथी को मार के उसके दांतों को बेचा जाए, तभी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। इसी के बाद दोनों जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं और बहुत मेहनत के बाद एंटनी एक हाथी को मार के उसका दांत निकाल लेता है लेकिन इस दांत को बेचने का प्लान यहाँ पर एंटनी का नहीं होता। उसका मन होता है कि वो इस चीज को श्रीलंका में बेचे जहाँ पर एक जाना पहचाना आदमी होता है, वहाँ पर आइवरी बेच के जो पैसा मिलेगा वो लेकर वो वापस आएगा। यहीं पर रामेश्वरम पहुँच के अली के एक जान पहचान वाले आदमी सलीम के थ्रू एंटनी के लिए एक बोट का इंतजाम भी किया जाता है और एंटनी समुद्र के रास्ते श्रीलंका की तरफ निकलता है। मारी को ये बात पता चल जाती है कि एंटनी आइवरी लेकर श्रीलंका के लिए गया हुआ है। वो तुरंत सलीम को फोन करके कहता है कि एंटनी को उसी बोट में खत्म कर दिया जाए
जाए और सलीम अपने समुंदर गए लोगों को फोन करके ये मैसेज सुनाता है जो एंटनी भी सुन लेता है दोस्तों। और अपनी मौत की साजिश समझते ही एंटनी उनके हमला करने से पहले ही उल्टा अटैक करना शुरू कर देता है और बोट पर मौजूद लोगों को हरा देता है दोस्तों। तब तक बोट जाफना के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है और थोड़ी दूर दूसरी बोट के लोग एंटनी पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर एंटनी देखता है कि वो बॉम्ब भी उसी बोट पर फेंक रहे हैं जिस बोट पर एंटनी होता है और एंटनी समझ आता है कि वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है और इस चीज को खतरनाक समझकर एंटनी आइवरी को लेकर समंदर में ही कूद जाता है और पूरी ताकत से तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। और काफी देर तैरने की वजह से एंटनी बहुत ज्यादा थक चुका होता है और किनारे पर पहुंचते ही कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और गन पॉइंट पर रोके उसका आइवरी वहीं से उसे छीन लिया जाता है और वो सब थके हुए एंटनी को घसीटने लग जाते हैं। और इसी वक्त उसकी दोस्त लूसी वहां पर पहुंच जाती है जहां पर हाथ में गन लेके वो उन लोगों पर गोली चलाना शुरू करती है और एंटनी को बचा लेती है दोस्तों। और एंटनी पूछता है कि आइवरी का डील क्या होगा। तब लूसी बताती है कि मेंटिस नाम के एक गैंगस्टर से मिलना होगा, अगर उसे माल पसंद आया तो डील हो सकती है। और दोनों एक नई लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में एडी के लोग उनका पीछा भी कर रहे होते हैं और 3 गाड़ियों में आके गोली चलाते हैं, लेकिन लूसी भी चुप नहीं बैठती और आखिर में सारी गाड़ियां तबाह हो जाती है। सीन काफी ज्यादा एक्शन भरा और थ्रिल भरा होता है और यहीं पर मेंटिस के ठिकाने पर पहुंच के एंटनी और लूसी को एक डहला देने वाला नजारा देखने को मिलता है क्योंकि जंगल में बहुत सारी लाशें लटकी हुई होती हैं और हाथ में गन लिए कुछ बच्चे उन्हें घेर लेते हैं और पता चलता है कि मेंटिस की गैंग में ज्यादातर बच्चे ही शामिल होते हैं। मेंटिस के सामने पहुंच के वो आइवरी दिखाते हैं और उसे माल बहुत ज्यादा पसंद आता है दोस्तों और वो एंटनी से बात करता है और भी ज्यादा आइवरी लाने की डिमांड कर लेता है और पहले डील का पैसा लेकर एंटनी वापस निकल जाता है। और यहीं पर जब एंटनी डील करके पैसा कमा रहा होता है तो उस वक्त अनाकोली में हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके होते हैं क्योंकि एक्सीडेंट में घायल लोगों को मरी एक एक करके मार डालता है और अली की बेटी को भी वो नहीं छोड़ता और बेटी को बचाने आई अली की बीवी को भी वहीं पर मार डालता है। दोस्तों ये इंसान इतना ज्यादा दरिंदा बन चुका है कि इसे पता भी नहीं लग रहा कि ये क्या कर रहा है क्योंकि ये पैसे पे अंधा हो चुका है और पैसे ने इसके दिमाग पर सवारी कर ली है। और जब एंटनी आइवरी बेच के वापस अनाकोली आता है तब तक वहाँ पर सिर्फ लाशें ही बची होती है दोस्तों और गाँव वाले सब मिलके अपनों की लाशों का अंतिम संस्कार भी कर रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद एंटनी के दिल में एक पक्का फैसला हो चुका होता है। वो फैसला होता है कि अब गांव वालों को मरी की गुलामी में जीने की जरूरत है ही नहीं। वो सबको कहता है कि मरी को इस गांव से भगाना ही होगा, तभी इन सबको सुकून से जीना नसीब हो पाएगा। लेकिन सबके दिल में मरी का इतना ज्यादा गहरा खौफ था कि कोई आगे आता ही नहीं था। और एंटनी एक और सवाल करता है जहाँ पर वो कहता है कि जब तुमने इतना खूंखार हाथी मार दिया तो मरी से क्यों डरते हो। यहीं पर वो सबको समझाता है कि अगर मरी को भगाया जाए तो सब आजाद जिंदगी जी सकते हैं, फिर भी कोई भी आगे नहीं आता। तभी एंटनी वहां से जाने लग जाता है और तभी गांव की औरतें और लड़कियां एंटनी का साथ देने के लिए एग्री करती है और साथ खड़े होने का भी फैसला करती है। यहीं पर उन्हें देख के बाकी सारे लोगों में भी हिम्मत आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पूरा गांव एंटनी के साथ आ खड़ा होता है और मारी को हराने के लिए सब एक हो जाते हैं। और इसी वक्त मारी के लोग वहां पर पहुंचते हैं और एंटनी को मारने के लिए वो सब लोग प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन एंटनी अकेला ही सबको हरा देता है। और इस सीन के बाद एंटनी को मारने के लिए एडी मारी से मदद मांगता है और मारी और एडी दोनों गैंग मिलकर एंटनी को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो घरों में भी घुस के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार गांव वाले भी पूरा जोर लगाना शुरू करते हैं और फाइट बैक करते हैं और एंटनी और उसके दुश्मनों के बीच एक काफी ज्यादा बड़ी लड़ाई होती है और अकेला एंटनी बहुत ज्यादा लोगों को हरा देता है। लेकिन आखिर में मारी और एडी मिलके उसे काबू में ले लेते हैं और गांव वालों को गैंग के लोग पकड़ के रख देते हैं। यहीं पर एंटनी की ये हालत देखकर सबको लगता है कि अब क्या होगा और आखिर में एडी एंटनी को रस्सी से बांध के उल्टा लटका देता है और तभी कहीं से एक गोली आके सीधे एडी के सर पर लग जाती है और एडी वहीं पर ढेर हो जाता है। और ये देखकर एंटनी काफी ज्यादा मुस्कुराना शुरू कर देता है क्योंकि वो गोली कोई और नहीं बल्कि लूसी और मेंटिस के आदमियों ने चलाई हुई होती है, क्योंकि एंटनी ने मेंटिस से वादा किया था कि वो और आइवरी दे देगा और बदले में मेंटिस ने अपने लोगों को अनाकोली में बैकअप के लिए एंटनी के पास भेज दिया गया था। यहीं पर मेंटिस के लोग अनाकोली पहुंच के मैरी के सभी लोगों को खत्म कर देते
देते हैं और आखिर में मारी को भी पकड़ के उल्टा लटका दिया जाता है। और तब मारी एंटनी से कहता है कि मुझे पता है तू इनके लिए नहीं आया, और पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, कार्टेल ना। लेकिन एंटनी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है और उल्टा लटके हुए मारी को अली जिंदा ही जलाकर मार देता है दोस्तों, और अपनी बीवी और बेटी की मौत का बदला भी ले लेता है। ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल होता है और दर्दनाक भी। और ऐसे ही सालों से अनाकोली पर राज करने वाले मारी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। और अब एंटनी का असली मकसद सामने आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कार्टेल के लिए जरूर आया था, लेकिन उसे हासिल करने के लिए नहीं बल्कि उस पूरे कार्टेल को जड़ से खत्म करने के लिए आया था। और एंटनी और उसके लोग कार्टेल के असली हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाते हैं और वहां पर मौजूद हर एक इंसान को एक एक कर खत्म कर देते हैं। और सालों में आइवरी स्मगलिंग से खड़ा हुआ इतना बड़ा साम्राज्य या एम्पायर आखिर में खत्म हो जाता है और एंटनी के हाथों ही तबाह हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि श्रीलंका में बैठा काबराल इन सब घटनाओं के बारे में सुन चुका होता है और वो जॉर्ज को फोन करके कहता है कि एंटनी ने जो कार्टेल खत्म किया वो मुझे वापस जिंदा चाहिए। और इसका मतलब ये होता है कि मारी को हराने के बाद भी एंटनी के लिए अगली लड़ाई का दरवाजा खुल चुका होता है। और स्क्रीन पर आखिर में एक टाइटल कार्ड आता है जहाँ पर द एंड इज नॉट द एंड, यानी एंटनी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और अगले पार्ट में काबराल और एंटनी के बीच कैसी टक्कर होगी, ये एक बड़ा सवाल छोड़कर ये कहानी या ये फिल्म यहीं पर अपना अंतिम चरम छूती है दोस्तों। इसके बाद हमें कोई भी सीन नहीं दिखाया जाता। इसके बाद जितने भी सीन आएंगे वो इस फिल्म के दूसरे पार्ट में आएंगे। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इसी तरह के थ्रिल से भरे या साउथ इंडियन मूवीज एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।